जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं गुरु घंटाल। मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है। स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के बारे में। लेकिन उसके पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का मतलब क्या होता है। भारत के संविधान में कहीं पर भी माइनॉरिटी टर्म को डिफाइन नहीं किया गया है, फिर चाहे वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो या फिर रिलीजियस माइनॉरिटी हो। ठीक है दोस्तों, दो तरह के वर्ड होते हैं, मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी। अक्सर इस वर्ड का जिक्र हम लोगों को न्यूज में देखने को मिलता है। मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है? जिनकी तादाद ज्यादा होती है, जिनकी संख्या ज्यादा होती है। माइनॉरिटी क्या होता है? जिनकी संख्या मेजॉरिटी के कंपैरिजन में कम होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, हमारे हिंदुस्तान में रिलीजियस मेजॉरिटी हिंदुओं की है, 80% हिंदू हैं, एंड एज कंपेयर टू हिंदू बाकी रिलीजन के लोग कम हैं, लाइक मुस्लिम, सिख, बुद्धिज्म, जैनिज्म। ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे? माइनॉरिटी इन कंपैरिजन ऑफ हिंदू। क्योंकि हिंदुस्तान में जितने मुसलमान रहते हैं उतने मुसलमान तो पाकिस्तान में भी नहीं है। तो देखा जाए तो हिंदुस्तान में जिनको माइनॉरिटी कहा जाता है वो किसी कंट्री के बराबर है। लेकिन हिंदुस्तान की जनसंख्या इतनी ज्यादा है जिसमें 80% हिंदू हैं। इन कंपैरिजन ऑफ हिंदू मुस्लिम कम है, इसीलिए उनको माइनॉरिटी में रखा गया। ठीक उसी तरह लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों? हर मुल्क में एक मातृभाषा होती है, मदर टंग जिसे कहते हैं। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन उस देश की वो भाषा बोलती है। जैसे हमारे यहां पर हिंदी है, ठीक है, लेकिन हिंदुस्तान बहुत ही डाइवर्सिफाइड मुल्क है। हर 10 किलोमीटर के बाद यहां पर भाषा, बोली, चलन, कल्चर, हेरिटेज सब बदल जाता है। तो हमारे देश में कई सारे छोटे ग्रुप्स हैं जिनकी मातृभाषा मेजॉरिटी के कंपैरिजन अलग है, बस उन्हें ही लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का दर्जा दिया जाता है। अ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी इज अ क्लास ऑफ पीपल हुज मदर टंग इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द मेजॉरिटी इन द स्टेट। किसी भी मुल्क में लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी लोगों का वो समूह होता है, लोगों का वो ग्रुप होता है जिनकी मातृभाषा मेजॉरिटी की मातृभाषा के कंपैरिजन में अलग होती है। और भारत का संविधान जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज ग्रुप होता है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोविजन प्रोवाइड करता है, अधिकार प्रोवाइड करता है। अगर आप 2011 का सेंसस का डेटा स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे कि हिंदुस्तान की जो जनसंख्या थी 2011 में वो करीब 121 करोड़ थी। उसमें से 36.3 मिलियन मतलब करीब 3.5 करोड़ लोग ऐसे थे जो एब्सोल्यूट माइनॉरिटी लैंग्वेज में लाई करते थे, जिनकी मातृभाषा मेजॉरिटी की मातृभाषा से बहुत अलग थी। और जैसा कि मैंने बताया कि इनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी भारत की सरकार की है, जो जिम्मेदारी भारत की सरकार को भारत का संविधान देता है, इसीलिए स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज की नियुक्ति की जाती है। जो स्पेशल ऑफिसर होता है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का, उसको अपॉइंट करता है देश का राष्ट्रपति। और उसका काम क्या है? टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज का जो अधिकार है, जो उन्हें भारत का संविधान देता है, उसको सेफगार्ड करने की जिम्मेदारी है स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी की। अच्छा, इस पोस्ट को बनाने के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड नेशनल इंटीग्रेशन। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लोगों को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले हिंदुस्तान के डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए और हिंदुस्तान के इंटीग्रेशन के लिए। सिर्फ मेजॉरिटी नहीं, माइनॉरिटी को भी उतना ही अधिकार है जितना मेजॉरिटी के पास है हिंदुस्तान के डेवलपमेंट के लिए, हिंदुस्तान के इंटीग्रेशन के लिए। और यह सुनिश्चित करता है स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज टू स्प्रेड अवेयरनेस अमंग द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज रिगार्डिंग द राइट्स दैट सेफगार्ड देम। देखिए, एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, चाहे हमारे हिंदुस्तान में बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल हों जो सो कॉल्ड 4 किताबें पढ़कर अपने आप को इंटेलेक्चुअल कहते हैं, मगर सबसे बड़ी चीज अपने देश का आईन बहुत कम लोग पढ़ते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं। बहुत कम लोगों को आईन के द्वारा प्रोवाइड किया गया अधिकार, मतलब संविधान के द्वारा प्रोवाइड किया गया अधिकार के बारे में पता है। तो स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी
इसी अधिकार के टुवर्ड अवेयरनेस स्प्रेड करता है किनके बीच में, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज पीपल के बीच में, कि एज ए लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप आपका अधिकार क्या है जो आपको भारत का संविधान देता है और यह अधिकार आपसे कोई नहीं छीन सकता। To ensure effective implementation of the rights and safeguard guaranteed by the Constitution of India, जो भी अधिकार लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को प्रोवाइड करता है भारत का संविधान, उसका सही तरीके से इंप्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं, उसका सही तरीके से सेफगार्ड हो रहा है कि नहीं, यह भी देखने का काम स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का है। अब एक सवाल यह कि कोई भी स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी किस तरह अपॉइंट किया जाता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, इसको अपॉइंट करता है देश का राष्ट्रपति। ठीक है, जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, तब भारत के संविधान के किसी भी आर्टिकल में स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज का जिक्र नहीं था। 1953 में एक कमीशन बनाई गई, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। उस कमीशन ने भारत की सरकार को यह रेकमेंड किया कि आपको स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज का एक पोस्ट क्रिएट करना चाहिए भारत के संविधान में। इसको आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाइए, ना कि एग्जीक्यूटिव या एडवाइजरी बॉडी। व्हाई? क्योंकि दोस्तों, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन इसलिए बना ताकि इंडिया की इंटरनल बाउंड्री, जो इंटरनल टेरिटरी है, जो राज्यों की सीमा है, वो भाषा के आधार पर निर्धारित की जा सके। क्योंकि 1920 में आजादी के 27 साल पहले कांग्रेस के गया सेशन में यह बात कही गई थी। इवन दैट नेहरू रिपोर्ट में, जो कि 1928 में आई थी, उसमें यह बात था कि हिंदुस्तान में जो प्रोविंसेस गए, अच्छा आज जिसको राज्य कहते हैं, पहले उनको प्रोविंसेस कहते थे, उनकी इंटरनल बाउंड्री भाषा के आधार पर हो, मतलब कि प्रोविंसेस भाषा के आधार पर क्रिएट किया जाए। लेकिन तब कांग्रेस की सरकार को यह पता नहीं था, मतलब तो कांग्रेस को यह पता नहीं था कि 27 साल के बाद रिलीजन के आधार पर हिंदुस्तान का बंटवारा होगा इंडिया और पाकिस्तान के रूप में। तो जब बंटवारा हो गया, संविधान लागू हो गया, तो मद्रास रीजन में जो तेलुगु बोलते थे, उन्होंने एक अलग राज्य की मांग की। उन्होंने सरकार को याद दिलाया कि आप याद कीजिए कि आप आजादी के पहले ये सब कहते थे, आपकी पार्टी ये सब कहती थी कि लिंग्विस्टिक लाइन पे प्रोविंसेस को क्रिएट करना चाहिए, तो हमें एक अलग राज्य दो, आंध्रा। तब जाकर आपका स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनी, क्योंकि सरकार को डर था कि रिलीजन के आधार पर ऑलरेडी बंटवारा हो चुका है, कहीं भाषा के आधार पर हिंदुस्तान के और टुकड़े ना हों। इसीलिए आने वाले भविष्य को समझने के लिए, मतलब कि अगर हिंदुस्तान में इंटरनल बाउंड्री भाषा के आधार पर खींच जाए तो उसका भविष्य क्या होगा, उसको समझने के लिए, उसको जांचने के लिए स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया। और इसी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने सरकार को रेकमेंड किया कि अगर भाषा के आधार पर इंटरनल बाउंड्री क्रिएट करनी है, अगर भाषा के आधार पर स्टेट बनाना है, बनाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मगर उन लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लोगों के लिए एक स्पेशल ऑफिसर की नियुक्ति भी आप कीजिए। और तब जाकर हिंदुस्तान में 14 नए राज्य और 6 नए यूनियन टेरिटरीज बने। और भारत के संविधान का 7वां अमेंडमेंट कर 1956 में आर्टिकल 350B ऐड किया गया पार्ट 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें जिक्र है स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज और उसके काम का। और जैसा कि मैंने बताया, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज का काम क्या है कि भारत के संविधान के द्वारा लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप को जो अधिकार दिए गए हैं, उसका सही तरीके से इंप्लीमेंटेशन और उसका सेफगार्ड, यह सुनिश्चित करना स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का काम होता है। और एक बात और याद रखिएगा, ये जो भी रिपोर्ट बनाता है, ये रिपोर्ट, मतलब स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी जो भी रिपोर्ट बनाएगा, राष्ट्रपति को देगा। ठीक है, और राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को दोनों हाउसेस के सामने रखेगी, पार्लियामेंट की, लोकसभा, राज्यसभा। फिर उसको जो कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट है उसको सौंप दिया जाएगा। एक बात और कि भारत के संविधान में आर्टिकल 350B में आपको स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का जिक्र मिलेगा, मगर इनकी क्वालिफिकेशन, इनका टेन्योर, सैलरीज, अलाउंसेस, सर्विस कंडीशन, प्रोसेस ऑफ रिमूवल, इसका जिक्र कहीं पर भी भारत के संविधान में नहीं है। अब एक आखिरी चीज, पावर, फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, कुछ फंक्शंस मैंने आपको बता दिए। पहले ये याद रखिएगा कि जो भी स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए नियुक्त किया जाता है,
उसका डेजिग्नेशन होता है कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर होता है नई दिल्ली में, और इसके अलावा 4 रीजनल ऑफिस भी हैं। कहां कहां पर 4 रीजनल ऑफिस भी हैं, यहां पे 3 काट दीजिएगा, ये 4 है। एक कर्नाटका के बेलगाम में है, दूसरा तमिलनाडु के चेन्नई में है, तीसरा बंगाल के कोलकाता, और चौथा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, जिसको पहले इलाहाबाद कहते थे। और इन चारों रीजन को हेड करता है एक एक असिस्टेंट कमिश्नर, जो कि डायरेक्टली असिस्ट करते हैं किसको? कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को, जो दिल्ली में बैठता है। अच्छा, इस कमिश्नर को हेडक्वार्टर पे कौन कौन असिस्ट करता है? एक डेप्यूटी कमिश्नर और एक असिस्टेंट कमिश्नर। ही और शी मेंटेन लाइसेंस विद स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरीज थ्रू नोडल ऑफिसर्स अपॉइंटेड बाय देम। अब देखिए, सिंपल लॉजिक है। कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज कहां बैठा है? दिल्ली में। रीजनल ऑफिस हिंदुस्तान के सिर्फ 4 जगहों पर गए, लेकिन जैसा कि मैंने बताया, एक राज्य में हर 10 किलोमीटर के बाद लोगों की भाषाएं, लोगों की बोली, रहन सहन सब बदल जाता है। इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट के साथ जो स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी होता है, वो तालमेल बिठाकर रखता है, यूनियन टेरिटरीज के साथ तालमेल बिठाकर रखता है। और किस तरह तालमेल बैठेगा? हर राज्य में एक नोडल ऑफिसर नियुक्त किया जाता है, किसके द्वारा? कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के द्वारा। एट द सेंट्रल लेवल द कमिश्नर फॉल अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द माइनॉरिटी अफेयर्स। सेंट्रल लेवल पे ये जो ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज होता है, वो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंडर में काम करता है। Hence, he or she submit the annual report or other report to the president through the Union Minority Affairs Minister। मतलब कि जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी प्रीवियस स्लाइड में बताया कि लिंग्विस्टिक ऑफिसर फॉर स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी प्रेसिडेंट को जो रिपोर्ट देता है, वो यूनियन माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर के थ्रू देता है।